है कि पाकिस्तान भी अमेरिका की डगर पर चल पड़ा है। हम रोज कहते हैं, रोज दुहाई देते हैं कि कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, कोरोना फैल रहा है। यही दुहाई आलमी इदारे सेहत की जानिब से भी दी गई, मगर वजारत सेहत के मुआवन के मुताबिक उनके लिए आलमी इदारे की मशवरे की कोई जरूरत नहीं है। यूं कल तक जो मोतबर था वो नामोतबर ठहरा। दूसरी जानिब गवर्नर सरवर को क्यों महसूस होने लगा है कि जादू टोने से कोरोना खत्म नहीं होगा, और अहम बात यह है कि ये जादू टोना कर कौन रहा है, इस सब पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये बताएंगे कि आज पाकिस्तान में कोरोना के रिकॉर्ड केसेस सामने आ चुके हैं। नाजरीन, एक ही दिन में 5385 नए केसेस की तस्दीक की गई, और इस वक्त मुल्क में कोरोना के कुल केसेस 1,13,000 से तजावुज कर चुके हैं। हर गुजरते दिन के साथ साथ सूरत हाल खराब हो रही है। 2 रोज कबल आलमी इदारे सेहत ने पाकिस्तान को खत में लिखा था कि पाकिस्तान में SOPs पर अमल नहीं हो रहा, लॉकडाउन को नरम करने का एक भी तकाजा पूरा नहीं किया गया। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि मुल्क में 2 हफ्ते के लिए सख्त लॉकडाउन कर लगाए। लेकिन आज सेहत के मुआवन खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा ने आलमी इदारा की तजवीज़ को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। उनका कहना है कि WHO की तजावीज़ पर अमल जरूरी नहीं। तब भी WHO ने वफाकी हुकूमत की नहीं बल्कि हुकूमत सिंध के इकदाम की तारीफ की थी, लेकिन तब तो डॉक्टर जफर मिर्जा ने इसकी तारीफ का सेहरा अपने सर सजा लिया था। लेकिन अब इसी WHO के साथ ऐसा रवैया अख्तियार किया जा रहा है जैसे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने किया था, जिन्होंने आलमी इदारे सेहत के कोरोना इकदामात पर कई बार तनकीद की थी। WHO को अहमियत ना देने के बाद अमेरिका के जो हालात हो चुके हैं वो आज पूरी दुनिया के लिए इबरत की मिसाल है। और अब पाकिस्तान में भी अमेरिकी सदर के नक्शे कदम पर चलते हुए WHO को नजरअंदाज किया जा रहा है, इसकी तजावीज़ को गैर जरूरी करार दिया जा रहा है। कहीं खुदा न खास्ता इस रवैये के नताइज भी अमेरिका जैसे ही ना निकल आए नाजरीन, क्योंकि माहिरीन कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सूरत हाल इंतहाई खतरनाक हो चुकी है। कोरोना वायरस हर एक घंटे में 4 जिंदगियां निकल रहा है। हालात सख्त तरीन कर्फ्यू का तकाजा कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली बहुत स्याह दिन था हमारी हिस्ट्री में कि हमने 100 कीमती जिंदगियाँ ज़ाया हुई, जिसका मतलब ये है कि हर घंटे में तकरीबन 4 लोगों की कीमती जानें ज़ाया हुई। इस वक्त ये समझता हूँ कि कर्फ्यू नाफिज होना चाहिए ताकि ट्रांसमिशन फौरी तौर पर रोकी जा सके। 15 दिन के लिए मुवस्सर वो वाला लॉकडाउन नहीं जो पहले हुए हैं, वो लॉकडाउन कहना फजूल है, वो लॉकडाउन नहीं थे। और सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर ही हुकूमत को अपनी तशवीश से आगाह नहीं कर रहे, बल्कि गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर भी वही बात कर रहे हैं जो WHO ने की थी। आज गवर्नर पंजाब ने कहा कोरोना के हवाले से हुकूमतों ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, सबको किरदार अदा करना होगा। तारीख इस चीज का फैसला जरूर करेगी कि कहां कहां हमने कोताही की। क्या पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम ने वो जिम्मेदारी का सबूत दिया जो अपनी जानें बचाने के लिए वो जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए था? तो मैं समझता हूं कि जब आप इसको एग्जामिन करेंगे तो हम सब कहीं ना कहीं पे गलती कर रहे हैं, जिसकी वजह से कोरोना जो है अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। गवर्नर पंजाब ने कोरोना के हवाले से एक अजीब बात भी की। चौधरी सरवर का कहना था कि कोरोना जादू टोने से खत्म नहीं होगा। हालांकि माजी में तो अपोजिशन रहनुमा हुकूमत पर जादू टोने के इल्जामात लगाते थे, लेकिन इस मौका पर गवर्नर पंजाब की जानिब से ऐसा बयान हैरान कुन है। ये कंस्पिरेसी नहीं हो रही है, ये जादू टूनों से ये नहीं जाने वाला है, ये एक हकीकत है, इंसानों को किल करता है। इस्लामाबाद तो अब जादू टूने के वो गिरफ्त में है। भेजा नहीं है और जादू टूने से हुकूमत चला रहा है। जादू टूने से और फूंके मारकर तैनाती हो रही है। ये ऑपोजिशन रहनुमा किस जादूगर की बात कर रहे थे? जिस जादूगर की बात ऑपोजिशन रहनुमा कर रहे थे, कहीं उसी जादूगर की तरफ तो गवर्नर सरवर का इशारा नहीं। नाज़रीन, वायरस जादू टोने से खत्म नहीं होगा। ऑपोजिशन रहनुमा के जो है वो इस हवाले से आपने बयान सुन लिए। न जाने गवर्नर पंजाब का इशारा किस तरफ था, लेकिन इस वक्त हालात इस कदर संगीन हो चुके हैं कि जो लोग कोरोना के मसले को समझते थे, SOPs पर अमल भी कर रहे थे, अब वो भी बड़ी तादाद में कोरोना का शिकार हो रहे हैं। इस वक्त कौमी और सूबाई असम्बलियों के 75 से ज्यादा अरकान कोरोना वायरस का शिकार हो चुके, और 2 साबिक अरकान सूबाई असम्बली समेत 4 सूबाई असम्बलियों के 7 अरकान इस वबा से इंतकाल भी कर चुके हैं। कोरोना से मुतासर होने वाले कौमी असम्बली के अरकान असम्बली में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, वफाकी वज़ीर शेख रशीद, शहरियार आफरीदी, हसन इकबाल, फारूक हबीब जो है वो शामिल है। इसके साथ साथ मरियम औरंगजेब साहिबा भी, और 30 अरकान कोरोना का शिकार हो चुके हैं, और सेनेट में भी 6 अरकान इस वायरस में मुब्तला हो चुके हैं। सिंध असम्बली में वजीर तालीम सईद गनी, शर्जील मेमन समेत 19 अरकान को कोरोना हो चुका,
जबकि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी कोरोना का शिकार रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में वजीर हाउसिंग अमजद अली और वजीर आला के 2 मुआवनीन समेत 13 अरकान को कोरोना हो चुका है। बलोचिस्तान असम्बली के 6 अरकान में कोरोना की तशखीस हुई, जिनमें वजीर खजाना जहूर बलीदी, वजीर दाखिला सलीम अहमद फोसो समेत दीगर अरकान शामिल हैं। पंजाब असम्बली के डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी समेत 11 अरकान में कोरोना मस्बत आ चुका है। कोरोना की मुसलसल बिगड़ती सूरत हाल और हुकूमती इकदाम के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ वफाकी वजीर फवाद चौधरी और वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज डॉक्टर जावेद अकरम साहब, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद चौधरी साहब, सर बिलाखिर हुकूमत ने फैसला कर लिया कि आपने WHO की नहीं सुननी, WHO की तजावीज़ आपके लिए माने नहीं रखती, तो सर फवाद साहब मुझे ये बताएं कि आपका फिर अपना प्लान है क्या? अब तक जो आपका प्लान था वो तो काम नहीं कर रहा, तो कोई प्लान में चेंज लाएंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी एक्सट्रीम पोजीशन है जैसी आप कह रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान में सबसे पहले तो आप समझिए कि सेटअप क्या है। एक NCOC है। अच्छा। NCOC के अंदर 4 सूबे हैं, उनके अंदर वायरोलॉजिस्ट हैं, उनके अंदर साइंटिस्ट हैं, उनके अंदर पॉलिटिकल लीडरशिप है, उसके साथ जो है वो डिजास्टर के इदारे हैं और फौज है। अब ये सारे लोग वहां पे रोजाना बैठते हैं, रोजाना की सिचुएशन को देखते हैं और उसके मुताबिक जो है वो अपना फैसला करते हैं। कई दफा जो ये कोई 2+2 की तो बात है नहीं ना। आप मसलन अगर कहें कि मुकम्मल कर्फ्यू लगा दें, तो इंडिया में बड़ी जगहों के ऊपर कर्फ्यू लगाया और बाद में जब उठा तो देखा कि वहां पे नंबर जो है उतने भी ज्यादा बढ़ गए। जहां पे अवॉइड हो सकता है वहां पे हमें जरूर अवॉइड करना चाहिए। जैसे पार्लियामेंट के इजलास में मैं आपके सामने बार बार कह रहा था ये अवॉइड हो सकता है, इसको करना चाहिए। अब देखिए 1/3 पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो तकरीबन कोरोना का शिकार होंगे और जिस तरीके से जा रहा है मेरे ख्याल में बजट स्पीच तक 2/3 जो हमारी पार्लियामेंट है वो कोरोना का शिकार हो जाएगी। और हमने ये रिस्क खामखा लिया। जहां पे खामखा रिस्क है वहां नहीं लेना चाहिए, जहां बहुत जरूरी है वहां SOPs के साथ हमें लेना पड़ेगा। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। तो डॉक्टर जावेद अकरम साहब, फवाद साहब कह रहे हैं कि एक्सट्रीम पोजीशन नहीं है, और वो ये खुद से नहीं कह रहे, वो ये कह रहे हैं कि एक्सपर्ट्स की टीम बैठती है, NDMA के लोग बैठते हैं, डॉक्टर्स बैठते हैं और फिर वो कंक्लूड करते हैं कि फिलहाल उतनी एक्सट्रीम पोजीशन नहीं है। आप एग्री करते हैं बीइंग अ डॉक्टर इस वक्त की पोजीशन इतनी एक्सट्रीम नहीं है कि हम, जैसे कि WHO रेकमेंड कर रहा है कि 15 डेज का बिल्कुल स्ट्रिक्ट लॉकडाउन होना चाहिए, वो हालत नहीं हुई अभी? देखिए अली, मेरा ख्याल है चौधरी साहब ने बड़ा अच्छी तरह ये एक्सप्लेन किया है कि उनके पास एक पूरी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है जो ये डिसाइड करती है। देखिए, मैं कोई मईशत का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कोई एनवायरमेंटल साइंसेस का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं प्योरली एक डॉक्टर हूँ, एक मसीहा हूँ। और मैं समझता हूँ कि जो मेरा एनालिसिस है कि इस वक्त हालात काफ़ी सीरियस हैं और इनको मज़ीद सीरियस हमें लेना चाहिए, क्योंकि हमें ये भी नहीं पता कि जो सीरियसनेस की पीक टच हो गई है। अगर मुझे ये भी पता चल जाए तो मुझे किसी हद तक तसल्ली होगी कि मेरे मरीज़ और मेरी जो लोग हैं उनकी जो इस वक्त ट्रांसमिशन रेट है वो फ्लैट हो चुका है। हम इस वक्त राइजिंग पे है, हमें नहीं पता, कोई साइंस का ऐसा तरीका नहीं है कि मैं प्रेडिक्शन कर दूं। मेरे भाई फवाद चौधरी साहब कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मरीज़ हैं, वज़ीर हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि कोई ऐसा हमारे पास टूल नहीं है कि हम ये प्रेडिक्ट कर पाएँ। इट विल ऑल डिपेंड अपॉन द रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स में एक मवस्सर टूल डेफिनेटली है हमारे पास लॉकडाउन का, लेकिन ऑब्वियसली ये गवर्नमेंट ने देखना है। मैं तो सिर्फ बीमारी देख रहा हूँ, गवर्नमेंट ने मईशत भी देखनी है, गुर्बत भी देखनी है, 50 चीज़ें देखनी है। ये तो उसका फैसला होगा। बीमारी की हद तक तो डेफिनेटली, क्योंकि मैं इधर थोड़ी 1-2 मुल्कों की एग्जांपल देना चाहूँगा कि एक नॉर्वे है और एक स्वीडन है। नॉर्वे की आबादी आधी है स्वीडन से और एक जैसी पॉपुलेशन है। नॉर्वे ने डिसाइड किया कि लॉकडाउन की पॉलिसी पे, स्वीडन ने कहा कि नो लॉकडाउन, थोड़ा बहुत किया, लेकिन उन्होंने कहा क्योंकि बूढ़े लोग हैं उनको हम ओल्ड पीपल होम में प्रोटेक्ट कर लेते हैं, उनको लॉकडाउन कर लेते हैं, बाकी कोई ऐसी मिशन चलती रहे। तो रिजल्ट ये निकला कि उनकी मोर्टेलिटी पर मिलियन डबल हुई दैन नॉर्वे। तो इसलिए हमारे पास तमाम किस्म के मॉडल मौजूद हैं, बट नो डाउट चाइना ने भी देखना है हमें मॉडल कौन सा सूट करता है। डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक है। अच्छा फवाद साहब, मैं रियली सॉरी सर आपको काट रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि हम जो है वो एक इस डिस्कशन यहाँ पे जनरेट करें। अच्छा फवाद साहब, ठीक है, लॉकडाउन के और भी बड़े इम्पैक्ट्स होते हैं, सिर्फ मर्ज को नहीं देखना, आपने बाकी चीज़ों को भी देखना है, फाइन सर। लेकिन WHO कह रहा है कि जो 6 रिकमेंडेशंस पाकिस्तान के लिए और दीगर ममालिक के लिए भी थी, पाकिस्तान ने उनमें से एक भी पूरी नहीं की सर। और कल मैंने कोट भी किया था अपने शो में, जो हांगकांग में स्टडी हुई है उसमें पाकिस्तान का स्कोर बांग्लादेश से भी बुरा है, इंडिया से भी बुरा है।
नेपाल से भी बुरा है। तो सर लॉकडाउन एक अलग बहस है, लेकिन जो बाकी 5 नुकात थे वो भी अमल नहीं करवा सकी सर गवर्नमेंट। अच्छा, एक मैं छोटी छोटी आपकी तस्दीक कर दूं कि मैं ये नहीं कह रहा था कि एक्सट्रीम पोजीशन बीमारी की नहीं है। मैं ये कह रहा था कि ये गवर्नमेंट की ये कोई एक्सट्रीम पोजीशन नहीं है कि हरगिज लॉकडाउन नहीं करना, और ये फैसला एक्सपर्ट्स करते हैं कि करना। तो एक तो पहली तस्दीक वो कर लीजिए। दूसरी बात यह है कि जो इस वक्त जो देखिए मसला क्या है कि जो आपने कहा कि मॉडल जो इस वक्त हमने फॉलो करना, मसलन टेस्टिंग का अगर आप मॉडल देखें, आपकी आबादी 22 करोड़ लोगों की आपकी आबादी है। आप फॉर एग्जांपल उसमें ये नुकता है कि आपने उतनी टेस्टिंग नहीं की है, 1/3 टेस्टिंग होनी चाहिए। अब आप मुझे बताइए 1/3 टेस्टिंग आप कैसे करेंगे? इसका मतलब यह है कि आप 5, 6 करोड़, 7 करोड़ लोगों को टेस्ट कर सकें? आंसर इज नो। इसके साथ अगर फॉर एग्जांपल अगर आप ये समझें कि 90% लोग ठीक हो जाते हैं और 1% आबादी जो है उसको वो क्रिटिकल है, 1% आबादी का भी मतलब यह है कि 2-2.5 करोड़ लोग। अब आप कोई भी दुनिया का जो हेल्थ सिस्टम है वो इस तरह की जो सिचुएशन है उसको केटर विद नहीं कर सकेगा। लिहाजा जो हमेशा जो जिस तरह से डॉक्टर साहबान कहते हैं या जो बाकी कहते हैं, वो कहते हैं कि इसमें आपको एहतियात करनी पड़ेगी। अब एहतियात के ऊपर आप आ जाइए, क्या गवर्नमेंट 10-12 करोड़ लोगों के पीछे सोटी लेके खड़ी हो सकती है? आंसर इज नो। मीडिया का जो रोल है मीडिया ने अदा किया है, गवर्नमेंट का रोल है गवर्नमेंट ने अदा किया है। अब थोड़ा सा जो हमारी जो सोसाइटी है उसका ये रोल है कि उन्होंने ये रोल अदा करना है कि इसके ऊपर ये इस तरह की जो बेवकूफ़ाना बहसें हैं कि कोरोना है ही नहीं है, ये फलाना फैला रहा है, या ये जो है जी ये पैसे लेने के लिए हो रहा है, इस तरह की जो बिल्कुल बेवकूफ़ाना और जहलाना गुफ्तगू है उसको हमें छोड़ना है। हमें रियलिटी चेक में जाना है और कोशिश ये करनी है कि हम प्रिवेंशन कर सकें। प्रिवेंशन होगी तो बचत होगी। अगर एक बहुत बड़ी जिस तरह से हमने पार्लियामेंट का इजलास बुला के इस तरह की गलती की, अगर हम इस तरह की गलतियां करेंगे तो फिर तो जाहिर है कि इसका इलाज नहीं हो पाएगा। अच्छा फवाद चौधरी साहब, अर्ज ये है कि इसकी संजीदगी का एहसास हुकूमत ने दिलाना था। प्राइम मिनिस्टर साहब की कई स्पीचेस हैं जहां पे उन्होंने कहा कि ये एक नॉर्मल सा फ्लू है, फिर उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ बच्चों या बड़ों को बूढ़ों को इफेक्ट करता है। तो अब वो कहते हैं कि नहीं ये बहुत संजीदा बात है, अब वो अपने उस बयान से मुख्तलिफ बात कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता फवाद साहब कि हुकूमत अगर इसकी संजीदगी का एहसास दिलाती आवाम को, लॉकडाउन भी सख्त होता, बेशक कम दिनों का होता, तो ये मैनेज हो सकता था? नहीं, मैनेज नहीं हो सकता था। देखिए बात ये तो पूरी दुनिया में मैनेज नहीं हो सका, तो ये तो नहीं कह सकते कि यहाँ पे भी उस तरह ही रहता मामला, और जो राइज है वो तो आनी थी। मेरा नहीं ख्याल प्राइम मिनिस्टर साहब ने शुरू से भी कोई इस तरह की, उन्होंने शुरू से एम्फेसिस किया कि आप SOPs दें। लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरे एक दोस्त है इटली में, वो पाकिस्तान आया जब, अभी तो मुझे कहने लगा कि वहाँ पे पहले गवर्नमेंट कहती रही कि एहतियात करें, ये ना करें वो ना करें, कोई नहीं सुन रहा था। कहते फिर अचानक जो है वो खबर आना शुरू हो, खबरें आई कि 100 बंदा जो है वो एक दिन में उसकी डेथ हो गई है। लोगों ने फिर भी परवाह नहीं की, फिर 200 की आई, फिर 300 की आई। कहते जब 500 से मामला उल्ट हुआ तो उस वक्त हमें हाथ पांव पड़ गए कि ये हो क्या रहा है। उससे पहले कहीं कोई संजीदा, देखिए ह्यूमन नेचर के खिलाफ है ना, ह्यूमन प्रोग्राम नहीं है। हम एक दूसरे से मिलने, आप सजेस्ट कह रहे हैं कि लोग एक दफा खुद अपनी आंखों से देख लें मरता हुआ लोगों को, तो वो खुद ही एहतियात करेंगे। तो आप देख रहे हैं ना, यही तो हो रहा है। मीडिया ने, हुकूमत ने, सब ने चीख के कहा करें, जब कहा कि नहीं आप मस्जिदों में लॉकडाउन लाया, नहीं माना कोई। और यही मैं कह रहा हूँ, पॉसिबल ही नहीं है 12 करोड़ लोगों के पीछे आप छोटी लेकर थोड़ी खड़े हो सकते हैं। तो यही तो अनफॉर्चुनेट होता है, ये इंसान है, और सारी दुनिया में अनफॉर्चुनेटली यही पैटर्न हुआ है। और हमें, मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान में एक्चुअली थोड़ा बेहतर रहा बाकियों से, और यहाँ पे थोड़ा जो हमारा चूंकि पास एयरपोर्ट्स के ऊपर, बाकी जगहों के ऊपर इन्फोर्समेंट बेहतर होगी, तो हमारा नुकसान जो है वो अभी भी बाकी दुनिया से कम है, और अल्लाह करे तो कम रहे। अच्छा डॉक्टर जावेद साहब, चौधरी साहब कह रहे हैं कि इटली वाली एग्जाम्पल, लोग जब खुद डैमेज होता देखेंगे, मरता देखेंगे, तो खुद ही एहतियात करेंगे। आपके पास मरीज आते हैं, आपके पास लोग आते होंगे जो ये पूछते होंगे ये कोरोना है भी कि नहीं, क्योंकि मुझे तो कई लोगों ऐसे वास्ता पड़ा, लोग यकीन ही नहीं करते सर इस कोरोना पे। तो क्या ये स्ट्रैटेजी ठीक है, या ये कहना ठीक है सर कि लेट देम टेस्ट देयर ओन मेडिसिन, उसके बाद फिर खुद एहतियात कर लेंगे? सॉरी, मैं नहीं कह रहा कि आपने खुद ही ये बात कही है कि इटली की मिसाल देख लें, और वो खुद ही आपने इटली की एग्जांपल दी ना सर। मैंने इटली की मिसाल दी है, चले आपने नहीं कहा, ये आपका अपना वर्जन।
अच्छा चलें डॉक्टर साहब, आप इस पे जवाब दे दें, इसको इस तरह से फ्रेज कर लेते हैं कि क्या ये पॉसिबल है, क्या ऐसा हो भी सकता है और लोग वाकई क्या डर के मारे एहतियात शुरू कर सकते हैं? डॉक्टर साहब। अली, मैं एक क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हूँ और मैं आईसीयू में काम करता हूँ और मेरे पास जब ये मरीज़ आते हैं तो वो और उनकी फैमिलीज़ पैनिक की सूरत में होते हैं और वो ज़िंदगी और मौत की कशमकश में होते हैं। तो मैं कोई फर्स्ट वो जनरल प्रैक्टिशनर तो नहीं हूँ, फैमिली फिजिशियन नहीं हूँ। तो जब मेरे पास आते हैं तो वो रियलिटी से बहुत करीब हो चुके होते हैं। तो मैं आपको मैं चौधरी साहब की बिल्कुल बात से एग्री करता हूँ। देखें, आपके प्रोग्राम में रमज़ान में हमने कहा था टेस्टिंग टेस्टिंग एंड टेस्टिंग। हमें ये स्ट्रेटजी, ये डेवलपिंग सिचुएशन है, हर रोज़ बदलनी पड़ती है। आज मैंने कोई तकरीबन 29 मरीज़ों को ट्रीट किया, तो उनमें से मैंने आधों के टेस्ट नहीं कराए, इसलिए कि देखें अगर मुझे पता लग गया कि एक वालिद है, उसको बुखार हुआ है, उसका टेस्ट हुआ है, उसका कोविड पॉजिटिव है, अब बीवी को भी हो गया है, अब दूसरे दिन 2 बच्चों को भी हो गया, और ये आपके मीडिया के एक एंकर की ट्रू कहानी है। मैंने उस एंकर के तो कराए टेस्ट, लेकिन उसके बाद मैंने कहा कि अब किसी को ज़रूरत नहीं है, जो पॉजिटिव होता जा रहा है वो ऊपर वाली मंजिल से नीचे वालिद के पास आ जाए। बीवी भी आ गई, 2 बच्चे भी आ गए, 2 बच्चे नेगेटिव रहे, मैंने कहा आप ऊपर रहें और अपने आप को लॉकडाउन करें। अब स्ट्रेटजी ये बननी चाहिए कि 12 दिन बाद उनका लॉकडाउन ख़त्म हो जाना चाहिए, जो सेल्फ आइसोलेशन है, होम आइसोलेशन, क्योंकि 12 दिन बाद बीमारी ठीक नहीं होती, मैं ये करेक्ट कर, लेकिन आपकी वायरस शेडिंग ख़त्म हो जाती है, आप इन्फेक्टिव नहीं रहते। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये स्ट्रेटजी हमें रोज़ बदलती रिव्यू करनी पड़ रही है। और जहाँ तक चौधरी साहब ने कहा, मैं समझता हूँ कि हमारे पास सबसे अच्छी जो एग्जाम्पल हो सकती है वो अपने ब्रादर मुल्क चाइना की हो सकती है। चाइना ने जिस तरीके से इस पर काबू पाया, अब आज उनके पास 114 मरीज़ हैं पूरे चाइना में, और ये भी देखा जाए कि उन्होंने, देखें जो शुरू पे मेरी अभी उनसे एक वीडियो कॉन्फ्रेंस पे कोई 37 स्पेशलिस्ट थे उसमें चाइना से, और उसमें 17 यूनिवर्सिटीज़ के प्रेसिडेंट थे और मैं था। तो हमारी उनसे हुई जो एक, बहुत सारी बातें उनसे हमने की, 5 घंटे की कॉन्फ्रेंस थी। जो एक बात हमने उनसे सीखी कि और ये मैं चौधरी साहब के ज़रिए गवर्नमेंट को भी पहुँचाना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उन्होंने 3500 हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की कुर्बानी की इसमें शुरू पे, लेकिन पिछले 6 हफ्ते में उनके एक भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को ये बीमारी नहीं लगी। डेथ तो हुई नहीं, लेकिन लगी भी नहीं। अच्छा, ये बहुत, मैंने उनको 3 दफ़ा इंटरप्ट करके पूछा कि ये आप सही कह रहे हैं? उन्होंने कहा, जो प्रेसिडेंट थे शंघाई यूनिवर्सिटी के मिस्टर ली सॉन्ग, उन्होंने कहा मैं यही कह रहा हूँ इंटरप्रेटर के जरिए। तो मैंने कहा वी वुड लाइक टू नो कि अब आपने किस तरह ये अचीव किया कि ज़ीरो ट्रांसमिशन इन हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। हमारा सबसे बड़ा इशू इसका ये बना है, वेंटिलेटर नहीं है, वेंटिलेटर तो इम्पोर्ट हो जाएंगे। फवाद चौधरी साहब ने बड़ी मेहनत करके लोकली भी फैब्रिकेट करा लिए। प्रॉब्लम इसके उसको चलाने वाले लोग नहीं होंगे। तो एक मेरा एसोसिएट प्रोफेसर मकसूद साहब की डेथ हुई, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, 4 दिन पहले सर्विसेज हॉस्पिटल में। उनकी एसोसिएट प्रोफेसर थे, उनके बाद आईसीयू में कोई डॉक्टर तैयार नहीं था, और जो फीमेल्स वहाँ काम कर रही थी उनके हस्बैंड ने मना कर दिया, उन्होंने मना कर दिया, उनके पेरेंट्स ने। तो ये मसला है कि फ्रंट लाइनर्स को सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट करना है, और उसका तरीकाकार ये है कि PPEs तो ये दे रही है गवर्नमेंट, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उन PPEs का मुअस्सर इस्तेमाल, देखिए हथियार होना एक बात है, हथियार को इस्तेमाल करना दूसरी बात है। तो वो उन्होंने इंटेंसिव ट्रेनिंग की, गवर्नमेंट भी करेगी, लेकिन अब यूनिवर्सिटी ने ये बेड़ा उठाया है कि वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को ट्रेन करेंगे, PPEs और अपनी आईज की प्रोटेक्शन, नोज की प्रोटेक्शन, टेपें लगानी है। तो ये इस तरह जब ये हो जाएगा कि हमारी ज़ीरो ट्रांसमिशन हो जाएगी, तो इससे हमें अपने घर में लड़के नहीं जाना पड़ेगा काम पे। हमारी बेगम खुद कहेगी कि तुम्हारे में चांस कम है, तुम जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया सर। बिल्कुल ठीक है, आपकी तजावीज़ बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे पास हेल्थ फैसिलिटी पहले ही नामुनासिब थी, लेकिन जो वेंटिलेटर हमें चाहिए थे वो भी हमें अब नापैद होते नजर आ रहे हैं। हमारे प्यारों का क्या बनेगा? इसके साथ साथ नाज़रीन, सिंथिया रिची का बहुत चर्चा सुना। आइए आज आपको बताते हैं असल में सिंथिया रिची है कौन। वक्फे के बाद
नाज़रीन, वेंटिलेटर्स को जमीन निगल गई या आसमान खा गया? सिंध हुकूमत की मिसमैनेजमेंट ने हालात को तबाही की दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। कोरोना मरीजों के लिए कराची में 214 वेंटिलेटर्स मुख्तस किए गए और वजीर आला सिंध के मुताबिक सिर्फ 77 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। यानी इस वक्त कराची में कोरोना मरीजों के लिए 137 वेंटिलेटर्स होने चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी लोग बेबसी के साथ एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में मारे फिर रहे हैं। जहां जाते हैं कह दिया जाता है कि वेंटिलेटर्स दस्तयाब ही नहीं है। अस्पतालों से पूछें तो कहते हैं कि आइसोलेशन वार्ड्स में जगह नहीं है। और यह सूरत हाल आज की नहीं है, बल्कि पिछले 1 माह से यही हालात है। 1 माह से कराची के अस्पतालों का जो रवैया रहा है, समा ने मुसलसल इस पर नजर रखी हुई है और मुसलसल हकायक आपके सामने ला रहा है। नाज़रीन देखिए सूबाई हुकूमत के क्या दावे थे और अवाम को किस सूरत हाल का सामना है। हालांकि वफाकी हुकूमत एक नहीं बल्कि कई बार कह चुकी है कि अभी वेंटिलेटर्स की सूरत हाल तसल्ली बख्श है। सिंध और पंजाब समेत पूरे मुल्क में जो वेंटिलेटर्स को कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस किया गया है, इनमें आधे से भी कम वेंटिलेटर्स इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि तिब्बी सहूलियात की मालूमात के हवाले से हुकूमत ने जो मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है वो कुछ और ही हकायक दिखा रही है। वेंटिलेटर्स की दस्तयाबी जानने के लिए हम जब पाक निगहबान एप्लीकेशन पर गए नाज़रीन, अब आपके सामने इस वक्त स्क्रीन आप पे आ चुकी होगी, क्या देखा हम आपको दिखाते हैं। नाज़रीन ये अब आप फुटेज आपके सामने है। अब आप ये देखिए कि इस एप्लीकेशन को आप जब खोलेंगे तो ये एप्लीकेशन बता रही है कि मुल्क में कितने वेंटिलेटर्स मौजूद हैं। अच्छा, ये आपके सामने इस वक्त जो है वो फिगर्स आ रही हैं, ठीक है जी। यहाँ से आप आगे गए, आपने क्लिक किया, अब ये अवेलेबल और लिमिटेड, अभी अब जो ग्रीन है ना ये अवेलेबिलिटी का निशान है, जो येलो निशान है वो लिमिटेड अवेलेबिलिटी का निशान है और जो रेड निशान है वो बिल्कुल है ही नहीं। अब पूरे पाकिस्तान को हमने जूम इन करके देखा, जूम आउट करके सॉरी। अब ये नक्शे पे आप देखिए कि जो येलो निशान है और लाल निशान है वो किस कदर ज्यादा है, मतलब लिमिटेड अवेलेबिलिटी का निशान किस कदर ज्यादा है। और जो ग्रीन है, अब आप ये देखिए कराची पे हमने जब जूम इन किया तो कराची के हालात को दिखाते हैं, खाली कराची, ये देखिए अब यहाँ पे आपको या लाल नजर आएगा या येलो नजर आएगा, यानी या तो वेंटिलेटर्स बिल्कुल नहीं है या बहुत महदूद है। सब्ज रंग का निशान आपको इक्का दुक्का, सिर्फ 5 अस्पताल, जी हाँ सिर्फ 5 निशान है जो कि ग्रीन है, जिसका मतलब ये है कि सिर्फ 5 जगहों पर इस 2-2.5 करोड़ की आबादी वाले शहर के इस 5 जगहों पर वेंटिलेटर्स अवेलेबल हैं, बाकी जगहों पर नहीं थे। और ये मैं नहीं कह रहा, ये हुकूमत की लॉन्च की हुई अपनी एप्लीकेशन है जो ये हकायक बता रही है। जमीनी हकायक से आप आगाह हो चुके हैं जो कि बदतर है। कराची का कोई अस्पताल नाज़रीन वेंटिलेटर्स की दस्तयाबी जाहिर नहीं कर रहा और ये इस कराची और इस सिंध हुकूमत के हालात हैं कि मुसलसल कहती रही है कि हमने कोरोना के हवाले से सबसे अच्छे और मौसर इकदाम किए हैं। कोरोना इकदाम के हवाले से सिंध के अवाम को इस वक्त ज्यादा बड़ा धचका लगा हुआ है नाज़रीन, जब उन्होंने सिंध की हुक्मरान पार्टी के सरबराह बिलावल भुट्टो को एक बड़ा यू टर्न लेते देखा। नाज़रीन कोरोना के आगाज के दिनों में बिलावल भुट्टो ने बड़े बड़े दावे किए और ऐलानात किए थे, लेकिन फिर एक ही झटके में इन सबसे इनकारी हो गए। जो डेली वेज अर्नर्स हैं, जो गरीब तबकात है, मैं उन सब को यकीन दिलाना चाहूँगा कि ये हुकूमत सिंध का जिम्मेदारी है। हम आपको संभालेंगे, हम आप तक खाना पहुँचाएंगे, राशंस पहुँचाएंगे। वफाकी हुकूमत को इस मुल्क के डेली वेज अर्नर्स को रिलीफ पहुँचाना पड़ेगा। वफाकी हुकूमत ने ये खुद माना था, लेकिन आज तक उनके लिए किया क्या है? वफाक खुद ऐलान करता है कि 2 अरब रुपया उन्होंने डेली वेज अर्नर्स के लिए रखा है। 2 महीने गुजर चुके हैं, लॉकडाउन ना सिर्फ कराची में मगर हर सूबा में हो रहा है। यानी पहले वो ये कह रहे थे कि ये सब करना हमारी जिम्मेदारी है, अब कह रहे हैं कि नहीं ये सब काम वफाक का था, वफाक ने नहीं किया। इस वक्त सूरत हाल ये है कि वज़ीर आला सिंध खुद कह रहे हैं कि कोरोना टेस्ट का नतीजा 3.27% आया है, जो इंतहाई खतरनाक है। अगर SOPs पर अमल नहीं होगा तो नताइज 27% से भी बढ़ जाएंगे। वज़ीर आला सिंध ने बताया कि 24 घंटों में सिंध में कोरोना से 42 अमवात हो चुकी है, जिसके बाद सिंध में कोरोना से अमवात की तादाद 738 हो चुकी है और अब तिब्बी सहूलियात की बद इंतजामी इस संगीन सूरत हाल पर मजीद जो है वो आग पर तेल का काम कर रही है। हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे फैसल खान और थोड़ी ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे सूबाई वजीर सईद गनी साहब भी। फैसल, कोरोना के हवाले से जो इकदामात हैं वो तो मैंने भी पढ़ के सुनाए, लेकिन आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? क्या इकदामात इन्होंने किए थे, क्या मुनासिब थे, क्या तादाद बहुत बढ़ गई लोगों की, क्या इंतजामात एग्जॉस्ट कर गए हैं, वजह क्या है? देखिए, सिंध हुकूमत ने जो इंतजामात के दावे किए थे, दावे तो बहुत बड़े बड़े थे कि सिंध में
इंतजामात पूरे हैं और अगर कोई पीक पे आएगा, जून का कहा जा रहा था कि जून में जो है कोरोना पीक पे होगा, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि सिंध हुकूमत ने जो इंतजामात किए, हॉस्पिटल की बात करें तो हॉस्पिटल में इस वक्त आईसीयू और आइसोलेशन वार्ड जो बनाया गया सिंध हुकूमत की जानिब से, सिर्फ हॉस्पिटल्स की बात कर रहा हूँ तो उसमें 498 बेड इस वक्त सिर्फ अवेलेबल हैं। और इस वक्त हाल ये है कि आप पूरे कराची में चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाएं चाहे सरकारी हॉस्पिटल में जाएं, आपको आईसीयू में बेड नहीं मिलेगा। एक भी बेड खाली नहीं है, एक भी वेंट यहाँ पर अवेलेबल नहीं मिलता। किसी से भी पूछें तो सब बताएंगे कि यहाँ पर फिल है। ये है सिंध हुकूमत की तैयारी। दूसरी बात, अगर इनसे कहें कि यहाँ पर जो है वो मनमानी कर रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल, तो उस हवाले से भी उनके पास कोई जवाब नहीं होता। अगर इनको बताया जाए कि जो एक इंजेक्शन जिसके बारे में कहा जाता है कि इससे बेहतरी आ जाती है अगर ये कोरोना के मरीज को लगाया जाए, तो उसकी कीमतें आसमान को छू रही हैं, ब्लैक में वो यहाँ फरोख्त हो रहा है। सरकारी हॉस्पिटल्स का हाल ये है कि वहाँ पर जो मरीज़ के अहले खाना है उनको कहा जाता है कि ये इंजेक्शन आप बाहर से ख़रीद लें, और जब वो बाहर ख़रीदने जाते हैं अव्वल तो वो मिलता नहीं, और जब मिलता है तो 70,000 लाख रुपए उसकी कीमत बताई जाती है। सिंध हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि इंतजामात बहुत अच्छे हैं, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि इस वक्त बड़ा बुरा हाल है कराची में और लोग काफ़ी परेशान हैं। इनकी जानिब से कोई लोगों को गाइड करने के लिए नहीं है। अगर किसी को खुदा न खास्ता कोरोना हो जाए तो वो सिर्फ अस्पतालों के चक्कर लगा रहा होता है और ढूंढता फिरता है कि कहीं अपने प्यारे को बेड पर ले जाए और वहाँ पे उसको कोई बेड मिल जाए। अब मुझे ये बताएं कि इस वक्त सिंध गवर्नमेंट के पास सिंध के अस्पतालों में वेंटिलेटर्स कितने हैं, बेड्स कितने हैं, मरीजों की तादाद कितनी है और उनके मुकाबले में बेड्स और वेंटिलेटर्स कितने हैं? देखिए, वेंटिलेटर की तादाद जो महकमा सेहत की जानिब से आज जारी की गई है 171 है कि तमाम, जिसमें सरकारी भी शामिल है, प्राइवेट भी शामिल है। लेकिन इस वक्त वेंटिलेटर कोई दस्तयाब नहीं है, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में हो या सरकारी में, कोई वेंटिलेटर दस्तयाब नहीं है। जहाँ तक बेड की बात है तो इन्होंने एक्सपो सेंटर में एक आइसोलेशन फील्ड हॉस्पिटल बनाया था जो 1200 मरीजों के लिए मुख्तस किया गया था। इसके अलावा शाहराह फैसल पर पीएफ में 1000 मरीजों के लिए बनाया गया था। कहा गया था कि इधर 1000 रखे जाएंगे, और पूरे कराची में सरकारी और प्राइवेट मिला के सिर्फ 498 बेड मुख्तस किए गए थे मरीजों के लिए। इस वक्त शहरियों की एक बड़ी तादाद 80% कहा जाए तो गलत नहीं होगा, इस वक्त घर पर सेल्फ आइसोलेशन में है और उनका हाल ये है कि अगर उनकी तबीयत ज्यादा खराब होती है के जो अद्विया कीमतें हैं, आपने एक जिक्र किया एक इंजेक्शन का वो 70,000 लाख, बल्कि एक जगह पे तो 3 लाख भी लिखा हुआ था। अच्छा, ये अद्वियात किस तरह से मिल रही हैं, इनकी कीमतें भी क्या बढ़ी हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, इनकी अवेलेबिलिटी और फिर इनकी प्राइसिंग, जरा इसके बारे में बताइएगा। देखिए, ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर की बात की है तो ये ऑक्सीजन सिलेंडर का हाल ये है कि अब उसकी कीमतें भी उन्होंने बढ़ा दी हैं। जो अगर सपोज़ कोई 10,000 की चीज़ मिल रही थी तो इस वक्त वो 30,000 रुपये की है। एक इंजेक्शन इस्तेमाल हो रहा है जिसके डॉक्टर्स ने कहा कि इसके नताइज अच्छे थे, अगर किसी कोरोना मरीज़ पर वो इस्तेमाल किया जाए तो वो 19,000 का आम दिनों में था कि वो आसानी से मिल जाता था। लेकिन इस वक्त अव्वल तो वो मिलता नहीं, अगर मिलता है तो 70,000 से शुरू होता है और 1.5 लाख रुपये तक वो जा रहा है। उस इंजेक्शन का यह है कि अगर वो एक मरीज को कोरोना के लगाया जाता है, अगर उसकी बेहतरी होती है तो 12 घंटे बाद। फैसल, बहुत शुक्रिया, आपने हमें बड़ी अहम अपडेट्स दी हैं, बहुत शुक्रिया। बात करेंगे सूबाई वजीर पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी साहब से। गनी साहब, बहुत शुक्रिया। सर, आपका डेटा कह रहा है 214 वेंटिलेटर्स आपके पास कराची के लिए मौजूद है, 80 के करीब पेशेंट्स वेंटिलेटर्स पर हैं इस वक्त। सर, बाकी वेंटिलेटर्स कहाँ हैं? आपको नुमाइंदे का हमने बताया, मैंने आपको वो ऐप भी दिखाई। सर, ऐप में जिस तरह से पीला और लाल जो है वो ज्यादा नजर आ रहा है, ग्रीन नहीं, यानी एवेलेबिलिटी बहुत ना होने के बराबर है। सर, बाकी वेंटिलेटर्स कहाँ हैं? इंडस नेटवर्क को भी आपने 300 मिलियन ग्रांट दी थी वेंटिलेटर्स के लिए, हेल्थ फैसिलिटीज के लिए। तो सर, जब आपके पास सब कुछ था आप ही के बकौल, तो अब मरीजों को अस्पतालों में वेंटिलेटर्स क्यों नहीं मिल रहे? नहीं अली हैदर, अभी देखें, दो अलग अलग चीजें हैं। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल है जो आप बता रहे हैं, लेकिन जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर अभी भी कुछ जगहें ज़रूर बाकी हैं। और मैं ये भी नहीं कह सकता कि बिल्कुल 100% वो अपनी स्पेस जो है वो लोग ऑक्यूपाई कर चुके हैं, लेकिन प्रेशर उन पर बहुत ज़्यादा है और रोज़ाना जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो बड़ी तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। तो अल्लाह रहम करे, पता नहीं मज़ीद कितने दिनों तक जो है इस तरह सूरत हाल चलेगी, लेकिन हम साथ साथ ये कोशिश भी कर रहे हैं कि मज़ीद वेंटिलेटर्स भी ऐड करें और जो HDU फैसिलिटी बेड्स होते हैं उसको भी हम बढ़ाएं। तो वो भी काम साथ साथ चल रहा है। तो फिलहाल बहरहाल मैं ये कह सकता हूँ कि कई जगहों पर हमारे पास बेड्स और वेंटिलेटर्स अवेलेबल हैं कुछ।
अच्छा, लेकिन सर वेंटिलेटर्स की शॉर्टेज बहुत ज्यादा है, प्राइवेट अस्पतालों की बात भी करें, लेट्स से सर अभी कराची सिटी के लिए सर ये टोटल 214 वेंटिलेटर्स है सर, और ये आप ही का डाटा है, मैं खुद से कोट नहीं कर रहा सर। उसमें से फिलहाल जो 80 है वो तो वेंटिलेटर पर हैं, और पूरे ये कराची की बात करो, कराची के लिए 80 सर, पूरे सिंध के लिए तकरीबन इतने। तो आपको लगता है सर करोड़ों की आबादी और चंद 100 वेंटिलेटर्स काफी रहेंगे? सही साहब? नहीं, बिल्कुल भी काफी नहीं है, बहुत कम है, और ये प्रॉब्लम हमारे साथ पूरे मुल्क में है। और यही वजह थी जिसकी बिना पर हम पहले से ये कोशिश कर रहे थे और कह रहे थे, हमारा मौक़िफ़ यही था कि हमें नंबर ऑफ केसेस को कंटेन करने की कोशिश करनी चाहिए और उसके लिए इक़दाम करने चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से शायद हम उस कोशिश में शुरू में किसी हद तक कामयाब रहे, लेकिन अब चीज़ें हमारे हाथ से निकल गई हैं। तो ये जितने वेंटिलेटर्स हैं या जितने बिस्तर हैं, वो पहले से अंदाजा था, पूरी वफाकी हुकूमत को भी पता था, सूबाई हुकूमतों को पता था कि उनके पास कितने वसाइल दस्तयाब हैं कोरोना के पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए। तो मुश्किल बहरहाल है, लेकिन मैंने जिस तरह बताया कि कुछ वेंटिलेटर्स एनडीएमए की तरफ से भी आए हैं, लेकिन हमने खुद भी प्रोक्योर किए हैं, कुछ हमारे ऑर्डर्स पाइपलाइन में हैं, इसी महीने में मजीद आ भी जाएंगे। तो कोशिश हम कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि हम जितनी कोशिशें कर लें, डिमांड जितनी तेजी से बढ़ती जा रही है, उसको मीट करना किसी के लिए मुमकिन नहीं है। ठीक, लेकिन सर कोशिश करना रोक नहीं सकते, मसला ये है कोशिश करते रहना होगा। तो सर बता सकते हैं कितना बजट मजीद एलोकेट किया गया? 300 मिलियन इंडस हॉस्पिटल नेटवर्क को आपने दिए वेंटिलेटर्स के लिए, और वेंटिलेटर्स उन्होंने प्रोक्योर भी किए। उसके बाद कितना मजीद बजट सर इसके लिए रखा गया है, वेंटिलेटर्स के लिए, पीपीईस के लिए, ताकि पैरामेडिकल स्टाफ महफूज रहे? और फिर वफाक ने भी कुछ वेंटिलेटर्स आपको दिए हैं? जी, मैंने अभी आपको बताया कि एनडीएमए की तरफ से कुछ वेंटिलेटर्स आए हैं, लेकिन जो 300 मिलियन की आपने बात की वो सिर्फ वेंटिलेटर्स के लिए नहीं था। वो शुरू में जब ये टेस्टिंग किट्स मंगवानी थी, चूंकि सरकारी प्रोक्योरमेंट का जो प्रोसीजर होता है वो काफी लेंदी होता है, उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो इंडस हॉस्पिटल ने प्रोक्योर किए थे और हमने उनको पैसे दिए थे, एमओयू साइन किया था उनके साथ। कुछ उन्होंने वेंटिलेटर्स भी लिए और कुछ हॉस्पिटल्स जो है उनको भी स्टैब्लिश करने का काम उनको दिया गया था। इस वक्त मैं आपको बता दूं कि सूबाई हुकूमत ने तकरीबन तमाम दीगर जो अखराजात थे वो रोक दिए हैं, और बहुत जरूरी अगर कहीं है तो हम कर रहे हैं, अदरवाइज हमने। सईद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, सईद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, गनी साहब आपने वक्त निकाला, आपसे बात की। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं। क्या आपको पता है कि सिंथिया रिची कौन है? आइए बताते। सिंथिया रिची कौन है, कहां से आई है, कब आई है, क्यों आई, पाकिस्तान आने से पहले क्या कर रही थी, पाकिस्तान आने के बाद क्या क्या कुछ किया, उनको पाकिस्तान के आला ओहदेदारों तक रसाई कैसे मिली, किसके कहने पर मिली, उन्होंने पीपल्स पार्टी क़यादत पर इल्जामात अब क्यों लगाए, जब उनके साथ ज्यादती की गई तब क्यों नहीं लगाए, इल्जामात लगाने से पहले मुख्तलिफ टीवी चैनल्स को इंटरव्यू में वो क्या कहती थी, अपने आने का मकसद क्या बयान करती थी, बाद में उनका कौन सा बयान बदला, वो क्या करने पाकिस्तान आई थी और क्या करती रही। सवालात है और बहुत से हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा रहमान मलिक इल्जामात लगाने पर इन्हें 50 अरब हर्जाने का दावा कर चुके हैं। सेक्रेटरी दाखिला को खत लिखकर इनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने का मुतालबा भी कर दिया, जबकि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने सिंथिया रिची को 13 जून को तलब कर रखा है। आखिर ये सिंथिया रिची है कौन? अपने ट्विटर अकाउंट पर तारुफ में वो खुद को मीडिया डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कहती हैं, लिखारी कहती हैं। उनके पाकिस्तान आने का मकसद क्या था और वो क्या कर रही थी, इसके सवाल के जवाब के लिए आपको 7 जून 2018 का एक इंटरव्यू दिखाते हैं, जिसमें सिंथिया रिची ने बताया था कि वो एक ट्रैवल व्लॉग बनाना चाहती है। यहाँ तक तो बिल्कुल सब ठीक है, लेकिन बाद में उन्होंने जो तफसीलात बताई और अब उन्होंने जो तफसीलात बताई, यानी अब की तफसीलात और बाद की तफसीलात, इनमें बहुत बुनियादी फर्क है। 2018 में उन्होंने बताया था कि वो अमरीकी पाकिस्तानियों के बुलाने पर पाकिस्तान आई थी। अब वो कहती हैं इन्हें पाकिस्तान आने की दावत पीपल्स पार्टी ने दी थी। पाकिस्तान के बारे में ट्रैवल लॉग बनाने वाली सिंथिया रिची के अज़ाइम बाद में बदल गए। अपने खिलाफ शिकायत की वजाहत के लिए उन्होंने FIA को एक खत लिखा। रोज़नामा डॉन के मुताबिक इस खत में उन्होंने लिखा है कि वो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के बारे में तहकीकात कर रही हैं। ऐसी ही बात वो अपनी फेसबुक वीडियो में भी कह चुके। ख्याल सिंथिया को कब आया और क्यों आया कि वो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट यानी PTM के बारे में तहकीकात करें? जो ट्रैवल लॉग वो बना रही थी, क्या वो मुकम्मल कर लिया गया? अगर मुकम्मल कर लिया गया तो कहाँ नशर किया गया? इस बारे में मालूमात के लिए सिंथिया रिची का YouTube चैनल देखा जाए नाज़रीन, तो इस पर 2 जनवरी 2019 को इमर्जिंग पाकिस्तान के नाम से एक वीडियो अपलोड की गई थी, जो बज़ाहिर
इस ट्रैवल लॉग का प्रोमो है। और इस YouTube चैनल पर मुतादिद वीडियोस अपलोड की गई। तकरीबन 1 साल और 2 माह बाद 28 फरवरी 2020 को एक और दस्तावेजी फिल्म का प्रोमो अपलोड किया गया। प्रोमो की हद तक ये दस्तावेजी फिल्म खैबर पख्तूनख्वा के आसारे कदीमा के बारे में। नाज़रीन, सिंथिया के मुताबिक वो डिफरेंट लेंस प्रोडक्शन नामी कंपनी की मालिका है, जो बज़ाहिर एक प्रोडक्शन कंपनी है। इस कंपनी का एक फेसबुक पेज भी है जिस पर सिंथिया रिची ने कुछ तस्वीर और क्लिप्स पोस्ट किए हुए हैं। इस कंपनी की एक वेबसाइट भी है, लेकिन वो वेबसाइट खोलने की कोशिश की जाए तो पैगाम आता है This site can't be reached। रोज़नामा डॉन के मुताबिक 2019 में अमरीकी हुकाम ये कंपनी मुअत्तल कर चुके हैं। रोज़नामा डॉन की खबर सच है तो अमरीकी हुकाम ने ये कंपनी क्यों मुअत्तल की? इसकी वेबसाइट क्यों नहीं खुलती? खुद को मीडिया डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कहने वाली सिंथिया रिची बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी खातून है। उन्होंने कानून की तालीम हासिल कर रखी है, अबलाग आमा की तालीम भी हासिल कर रखी है, मास कम्युनिकेशन, पॉलिटिकल साइकोलॉजी, क्रिमिनल जस्टिस, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, पब्लिक रिलेशंस को पढ़ रखा। नाज़रीन, लेकिन अमरीकी खातून सिंथिया रिची को पाकिस्तानी सियासतदानों से मुतारिफ किसने कराया? रोज़नामा डॉन की रिपोर्ट के हवाले से आज़म सवाती का नाम ले रही हैं, जबकि सिंथिया भी अपने बयान में कह चुकी हैं कि उन्होंने आज़म सवाती की बेटी की NGO में काम किया था। फिर सिंथिया के दीगर पाकिस्तानी सियासी जमातों के साथ रवाबित भी इस्तवार हुए। वो तहरीक इंसाफ से भी करीबी रवाबित का दावा करती है, ये तक कहती है कि उन्होंने तहरीक इंसाफ को मंशूर लिखने में मुआवनत फराहम। आखिर सिंथिया रिची ने इन तमाम सियासी जमातों से रवाबित कैसे कायम की है? इन्हें उस वक्त के वजीर दाखिला और वजीर आजम तक रसाई कैसे मिली? वो पाकिस्तान में किस हैसियत से रही, क्या करते रही? जिन दस्तावेजी फिल्मों को बनाने के बारे में वो बयानात दे चुकी है, वो दस्तावेजी फिल्में कहाँ हैं? वो किस इख्तियार के तहत पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के बारे में तहकीकात कर रही थी? ये तमाम सवालात अहम हैं और इन सवालों के जवाब के लिए उनके लिए ये प्लेटफॉर्म खुला है। वो जब चाहे इस प्लेटफॉर्म पर आके अपना जवाब भी दे सकती हैं, अपना मौक़िफ़ पेश कर सकती हैं। गो के हमने और हमारी टीम ने कोशिश की कि वो अपना मौक़िफ़ दें, लेकिन उन्होंने हमें हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया। एक वक्फा लेते नाज़रीन, बाद हाजिर होते। नाज़रीन, मुल्क में सिगरेट की गैर कानूनी तिजारत से इस साल मुल्क के खजाने को 70 अरब रुपए का नुकसान पहुंच सकता है। पाकिस्तान में हर साल 80 से 85 अरब सिगरेट फरोख्त होते हैं। ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में गैर कानूनी सिगरेट की खपत 37% है और हर साल गैर कानूनी सिगरेट्स की फरोख्त में 6% इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से मुल्क के खजाने को भी नुकसान हो रहा है और इन सिगरेट ब्रांड्स को भी नुकसान हो रहा है जो हुकूमत को टैक्स अदा करते हैं, क्योंकि टैक्स अदा करने के बाद किसी भी सिगरेट के पैकेट की कीमत 63 रुपए से कम नहीं हो सकती, जबकि स्मगल शुदा सिगरेट मार्केट में 20 से 25 रुपए में भी मिल जाती है। गैर कानूनी ब्रांड्स अपनी पैकेजिंग में हुकूमती हिदायत भी नजरअंदाज करते हैं, हुकूमत की जानिब से फराहम की गई वार्निंग भी शाया नहीं करते। जबकि गैर कानूनी सिगरेट ब्रांड्स पर पाबंदी आयद नहीं की जाएगी, मुल्क की मईशत को पहुंचने वाले नुकसान में इजाफा होता रहेगा। बात करेंगे इस पर साहब उमर कुरैशी साहब से। कुरैशी साहब, शुक्रिया। सर, कितना नुकसान हो रहा है और ये नुकसान कब से जारी है? तो सर, इसकी और असल वजह क्या है? मतलब स्मगलिंग को अब तक रोक नहीं पाए, ये बात हुकूमत को भी पता है कि उसके अपने खजाने को नुकसान हो रहा है अगर वो स्मगलिंग नहीं रोकती, तो अब तक कुछ किया क्यों नहीं गया? जी अली साहब, आपने सही फरमाया। ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नुकसान गवर्नमेंट के खजाने को हो रहा है। टैक्स की मद में जो लॉस होता है तकरीबन 44 अरब रुपए, जो एक स्टडी ने एस्टिमेट किया है। और ये इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि स्मगलिंग भी होती है और जो आपके लोकल ब्रांड्स हैं, कुछ लोकल ब्रांड्स पे टैक्स लागू नहीं होता, इम्प्लीमेंट नहीं होता। और क्यों नहीं होता, तो वो फिर अब पूरी पाकिस्तान की आप तारीख में देख लेंगे अच्छे डिसीजंस क्यों नहीं होते। और स्मगलिंग का ये है कि बॉर्डर्स पोरस हैं, बाहर से स्मगल होके आता है। लेकिन ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ये 44 अरब रुपए वो हैं जो लोकल सिगरेट जो हैं वो उन पे लोकली मैन्युफैक्चर सिगरेट्स पे कितना होता है। उसमें अब ये भी है कि हम सब जो इंडस्ट्री फॉलो करते हैं, इकोनॉमी फॉलो करते हैं, उनको पता है कि इसमें काफी इंपॉर्टेंट लोग प्लेयर्स हैं जिनके एक्सेस बहुत ऊपर तक है, तो इसलिए नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। तो सर, इसको तजवीज़ क्या करते हैं आप? अब हुआ यह है कि ये इतना डीप रूटेड हो चुका है पूरा का पूरा नेटवर्क, इसको कर्व करने के लिए, रोकने के लिए क्या तजावीज़ क्या देंगे सर? जी, इसमें थोड़ा सा मैंने डिटेल में इसको स्टडी किया था। तो इसमें यह है कि जैसे पाकिस्तान में लीगली 63 रुपीज से कम का आप सिगरेट पैकेट नहीं बेच सकते, ठीक है।
लेकिन लोकल सिगरेट्स आपको 30 रुपए के, 35 रुपए के, 40 रुपए के मिलते हैं। जाहिर बात है इन पर टैक्स पे नहीं हुआ तो गवर्नमेंट को इंश्योर करना है कि ये टैक्स पे करें और ये गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जाए। और एक सिस्टम है, जरा टेक्निकल सी बात है, लेकिन सिर्फ एक चीज मेंशन करूंगा, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम होता है कि वो ट्रैक करते हैं कि जो भी लोकल प्रोडक्शन है ताकि उस पर फिर टैक्स लागू हो। बेसिकली बहुत सारे सेक्टर्स इकोनॉमी में जो अनडॉक्यूमेंटेड हैं तो गवर्नमेंट को उनको डॉक्यूमेंट करना है। इस सेक्टर में भी लोकल जो आपका इलिसिट टबैको है उसको उनको डॉक्यूमेंट करके टैक्स करने की कोशिश है। इसमें विल पावर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें तो काफी टेक्निकल हैं, लेकिन सॉल्यूशंस तो सबको पता है कि ट्रैक एंड ट्रेस करें, आप डॉक्यूमेंट करें जो लोकल प्रोडक्शन हो रही है जिस पर टैक्स नहीं पे हो रहा, और आप इम्प्लीमेंट करें जो लॉ है जिसके तहत यू कांट सेल सिगरेट पैकेट आप 63 रुपीज से कम का नहीं बेच सकते। अच्छा, हमने सर बाकी जब गवर्नमेंट ने टैक्सेशन को थोड़ा सा इन्होंने टाइट करना शुरू किया और चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवाना शुरू किया तो बहुत से सेक्टर्स ऐसे थे जो अनडॉक्यूमेंटेड थे मगर बिजनेस जनरेट कर रहे थे, उनको नुकसान होने लग गया। अब जब यहाँ पर ये काम किया जाएगा तो फिर जनाब ठेले वाले कहेंगे, छोटे छोटे जो जिसे खोखा होता है सिगरेट का, पान वाले, वो कहेंगे जी हमारा कारोबार बंद हो गया, फिर बेरोजगारी बढ़ेगी, वहां से एक नया पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। तो सर उस चीज को मद्देनजर रखते हुए आप समझते हैं कि ग्रेजुअली इसको किया जा सकता है, फिर ये अचानक ही करना पड़ेगा? इसमें असल में एक्चुअली अगर वो इकोनॉमिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो अगर फर्ज करें कि टैक्स लगेगा लोकल सिगरेट मैन्युफैक्चरर पे जितना भी लगता है 10-15 रुपए का, तो वो टैक्स पास ऑन कर देते हैं अपने कस्टमर को। तो ये नहीं है कि काश्तकार जो है वो उसकी कोई इनकम कम हो रही है या प्रोड्यूसर की इनकम कम हो रही है। 35 रुपए का सिगरेट जो है वो 15 रुपए का 50 रुपए का 60 रुपए का हो जाएगा। और पॉइंट ये भी है कि जब वो लॉ ये है कि 63 रुपीज है, मतलब इस तरह कहना है कि अगर फर्ज करें कि आपका इनकम टैक्स है मेरा इनकम टैक्स, हम बोले कि नहीं हमें 20% नहीं देना जो गवर्नमेंट कहती है, हमें 15% देना है। तो ठीक है उमर कुरैशी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इसके साथ ही नाज़रीन हमारे प्रोग्राम का वक्त भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।